राठौड़ राजवंश की अगर बात करें तो हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और मारवाड़ के इतिहास के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए मारवाड़ में कौन कौन से जिले थे उस समय, वर्तमान के कौन कौन से जिलों को मिलाकर के मारवाड़ बना था। तो गंगानगर भी, बीकानेर भी, और आपका अनूपगढ़ भी, और आपका जोधपुर, बाड़मेर, जालोर का कुछ भाग, और नागौर का क्षेत्र, और जैसलमेर का, ये तमाम जो क्षेत्र है इन सभी को मिलाकर के संयुक्त रूप से इसको क्या बोलते थे, मारवाड़ के नाम से इसको जाना जाता था। समझ आई बात। अब मारवाड़ में कैसे राठौड़ वंश की शुरुआत हुई उस पर हम बात करने वाले हैं अभी, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं। उस स्टोरी को सुनने से पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे राठौड़ों का यहाँ शासन शुरू हुआ, कहाँ से आए थे, है ना। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं, जैसे मोहनोत नैणसी और बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनका मैं विवरण आपको लिखवाऊंगा, खूब लिखवाऊंगा, लगभग 2 पेज भर जाएंगे। कौन सा व्यक्ति बताता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लेकिन उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक सी बात मैं आपको बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा आपने कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सुना है क्या आपने, सुना है ना। उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे एक व्यक्ति ने आक्रमण किया था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, किया था ना। यहां से हम स्टोरी को शुरुआत करते हैं, स्टोरी की करते हैं स्टार्ट, ध्यान दो। फिर देखो, एक तो क्षेत्र है दिल्ली, एक इसके पास में राजस्थान के अंदर क्षेत्र है अजमेर, और एक इस दिल्ली के पास में यूपी के अंदर क्षेत्र है कन्नौज। ध्यान देना, कन्नौज में एक राजा जिसका नाम था जयचंद गहड़वाल। हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ना शुरू कर चुके हैं। मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले उस कहानी के जो पात्र है उनके बारे में बता रहा हूं। कहते हैं कि इस दिल्ली के अंदर, अच्छा, अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। दिल्ली का जो क्षेत्र है वो कहते हैं कि वैसे तो हम जब हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश तब मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि दिल्ली में अनंगपाल तोमर था, उसने कैसे इसको क्षेत्र दे दिया। लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में आपको ये बता रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था ये इसको दिल्ली दे दी गई, और ये जयचंद गढ़वाल था ना, इसका ससुराल भी कहते हैं कि दिल्ली में था। बात समझ आई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जब दिल्ली दी तो जयचंद गढ़वाल बोला मेरे भी तो सासुर है दिल्ली, बोला मेरे को भी तो दिल्ली का थोड़ा भाग मिलना चाहिए, लेकिन इसको दिल्ली का थोड़ा सा भी भाग नहीं दिया गया। तो ये इस बात से नाराज था और इसकी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ अनबन हो गई इस बात को लेकर के, और दोनों के बीच में काफी तकरार हो गए थे। बाद में कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। कहते हैं कि संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय गंधर्व विवाह करता है। क्या करता है? गंधर्व विवाह। और इस विवाह के बाद देखो, पहले दोनों के बीच में नहीं बन रही, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसकी पुत्री से जबरदस्ती शादी कर लेता है, तो इससे इनके बीच में और गहरी दुश्मनी हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में जयचंद गढ़वाल के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि जहां मिलेगा वहीं टोटे टोटे कर दूंगा, मेरी लड़की को ले गया ये, उठा करके घर से और ले जाकर के शादी कर ली। जयचंद गढ़वाल के दिमाग में एक ही बात चल रही, लेकिन जयचंद गढ़वाल कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि जयचंद गढ़वाल के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो आक्रमण करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दे। आपको गुरुजी पढ़ा तो राठौड़ रहे और कहां पृथ्वीराज चौहान तृतीय आ गया। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां से शासक आए थे, कैसे मारवाड़ में राठौड़ वंश की शुरुआत हुई थी। जयचंद गढ़वाल इस पे आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए इसने क्या किया, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अजमेर का क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में और दिल्ली का क्षेत्र भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास में, तो इतना बड़ा साम्राज्य इसका, इतनी सारी सेना, और जयचंद गढ़वाल के पास बेचारे के पास अकेला कन्नौज है, उस कन्नौज के सहारे इतनी सी सेना लेकर के आक्रमण करे तो वो मूर्खता होगी। इसलिए जयचंद गढ़वाल ने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है, अफगानिस्तान में एक जगह जिसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। और गजनी का एक शासक था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद पहले लिखना था क्या? ये क्या करता है, जयचंद गढ़वाल इस मोहम्मद गोरी को निमंत्रण देता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय पे आक्रमण करने के लिए। देख रहे हो कूटनीति इनकी, देखना अब क्या परिणाम होगा आगे चल करके। अभी तक सिस्टम ठीक चल रहा है इनका, आपस में नहीं बन रही, अलग बात है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने क्षेत्र पे शासन कर रहा है, जयचंद गढ़वाल अपने क्षेत्र पे शासक है, आपस में इनके बीच कोई युद्ध नहीं हो रहा। लेकिन जयचंद गढ़वाल किसको निमंत्रण भेजता है? मोहम्मद गोरी को, अफगानिस्तान से, कि आप आकर के दिल्ली पे आक्रमण कर दो, अजमेर पे कर दो, पृथ्वीराज को हरा दो।
और बोला कि मैं आपकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। बात आती 1191 ईस्वी के आसपास। 1191 के अंदर आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण कर देता है? मोहम्मद गोरी। और कहते हैं कि उस आक्रमण के अंदर मोहम्मद गोरी आधी सेना लेकर के आता है। आधी सेना इसलिए लेके आता है क्योंकि उसे यह आश्वासन मिला होता है जयचंद गढ़वाल के द्वारा कि जब आप आक्रमण करने आओगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा। इसलिए जयचंद गढ़वाल के भरोसे आता है ये, और आक्रमण करने के बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं और ये हार जाता है। ये चौहान क्या करता है? इस मोहम्मद गोरी को बंदी बना लेता है। 2-4 महीने 6 महीने के बाद इसे वापस छोड़ देता है। छोड़ने के बाद मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है और 1192 में दोबारा आक्रमण कर देता है और अब की बार दिल्ली और अजमेर जीत लेता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भी बंदी बना करके साथ में ले जाता है। फिर जाकर के आंखी फोड़ देता है। आपने पढ़ा होगा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान, बोला था ऐसा एक दोहा, और उस दोहे के तहत कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इसकी हत्या कर देता है। ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी इसके दिमाग में क्या था? देखो, पहले तो इसके दिमाग में ये था, अब इसके दिमाग में कौन है? ये है। क्यों है? क्योंकि जयचंद ने क्या कहा था मोहम्मद गोरी से कि मैं तेरी सहायता करूंगा, लेकिन उसने सहायता नहीं करी ना। नहीं करी मतलब धोखा दिया उसको, विश्वासघात हुआ उसके साथ। उसका बदला लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। मोहम्मद गोरी जैसे जीत करके शासक बना 1192 में, कहते हैं कि 1194 ईस्वी के अंदर इसने क्या कर दिया? जयचंद गढ़वाल पे अटैक कर दिया। कब कर दिया? 1194 ईस्वी के अंदर जयचंद गढ़वाल पे मोहम्मद गोरी आक्रमण कर देता है। और सरदार जी फिर क्या होगा? कौन आक्रमण कर देता है? सरदार जी कौन आक्रमण कर देता है? मोहम्मद गोरी। किस पे? किस पे? किस पे? जयचंद पे क्यों कर देता है आक्रमण? धोखा कैसे दिया? थाली में या बाटी में? कैसा धोखा? हाँ, उसने सहायता नहीं करी थी इसलिए। तो मोहम्मद गोरी जब इस पे आक्रमण कर देता है, उस आक्रमण के अंदर कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और कनौज का जो क्षेत्र है वो कौन छीन लेता है? मोहम्मद गोरी। अब कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल की मृत्यु के बाद इसका पोता है एक राव सिंह, जिसका नाम है, क्या नाम है? राव सिंह। क्योंकि उसके पास कनौज तो रहता नहीं, तो फिर वो अपने 100-200 जो उसके अंगरक्षक बोल सकते हैं, उसके साथी बोल सकते हैं, उसके दोस्त बोल सकते हैं, उनको लेकर के भटकता हुआ मारवाड़ की तरफ आ जाता है। और वहां पाली के आसपास कुछ ब्राह्मण लोग रहते हैं जो व्यापार करने का धंधा किया करते थे। व्यापारी जो लोग थे, उन व्यापारियों को कुछ लोग कहते हैं कि डाकू टाइप के कुछ लोग हैं, वो उनका व्यापार करने जब जाते थे तो उनके पीछे जो धन होता था वो लूट लेते थे। तो पालीवाल ब्राह्मण बोलते, पाली के आसपास जो रहने वाले व्यक्ति है, वो पालीवाल ब्राह्मण परेशान थे उन लुटेरों से जो उनका धन लूट लेते थे। और ऐसी स्थिति में उनको जयचंद गढ़वाल का पोता राव सिंह मिलता है और इतने सारे लोग उसके साथ दे करके, वो ब्राह्मण लोग हैं, वो उससे बात करते राव सिंह से कि भी राव सिंह आप कहाँ से आए हो? तो बोला कि ये 200 तो अंगरक्षक है, बाकी मेरा तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, बोला उधर कनौज की तरफ। कनौज में तो उसका कुछ था ही नहीं, ये फेंकने वाले कुछ भी फेंक सकते हैं। तो ये भी सोच रहा है, जो पालीवाल ब्राह्मण है वो भी सोच रहे हैं भी जो बंदा 200 अंगरक्षक लेकर के घूम रहा है वो पता नहीं कितना बड़ा राजा होगा। उसको नहीं पता कि सारी अर्जा प्रजा साथ में लेके आए, है ना। तो पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं उसको, उससे निवेदन करते हैं कि महाराज आप कुछ समय के लिए हमारे यहाँ रुकें, हमें परेशान करें कुछ डाकू लोग। वो कहता है कोई नहीं, मैं तो भी छुट्टी बितानी है। बोले कोई दिक्कत नहीं, आपके मारवाड़ में रुक जाते हैं, आपके आसपास वो पालीवाल जो ब्राह्मण थे उन्होंने कुछ गाँव उसको दे दिए राव सिंह को, और राव सिंह वारने लगे। थोड़े दिन बाद राव सिंह ने सोचा भी इतने से तो पार पड़ेगी नहीं, तो उसने क्या किया, एक दिन मौका पा करके पालीवाल ब्राह्मण थे उनकी हत्या कर दी और पालीवाल ब्राह्मणों का जितना भी इलाका था वो सारा का सारा छीन करके उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहां उसने अपनी क्या कर दी, शुरू अपना शासन स्टार्ट कर दिया था। इस प्रकार से राव सिंह ने क्या कर दिया, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की शुरुआत करी। बात समझ आई आपको? एक और कहानी मिलती है इसके साथ साथ, वो दूसरी कहानी भी सुन लीजिए। दूसरी कहानी ये मिलती है, एक व्यक्ति जिसका नाम था सेतराम, जयचंद गढ़वाल का पुत्र था एक, जिसका क्या नाम था, सेतराम। ये भी सुन लेना थोड़ा सा, ये भी एक कहानी अलग तरह की कहानी है। कहते हैं कि जो सेतराम था ना, इस सेतराम का पुत्र था राव सिंह। क्या नाम था? राव सिंह। और आपको बड़ा ताजुब होगा इस बात का कि राव सिंह 51वां पुत्र था इसका। कितना? 51वां पुत्र। इससे बड़े ताजुब की बात है कि टोटल 100 पुत्र थे सेतराम के। कितने? 9-10 टीम है क्रिकेट की,
ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जब राव सिया का जन्म हुआ था, सुन ले ने दिन बाद बता दी, आज पहले दिन भी छोरा को तो बिना पट्टी चढ़ा दे, ये बताओ कान में सुनी ना, निकाल दी दूसरे कानों पार। सेतराम के कहते हैं कि जब राव सिया का जन्म हुआ ना, 51वें पुत्र का जन्म हुआ, तब पंडित लोग जो हाथ की रेखा दे करके बताते ना, आपको भी बताया होगा कि आपका क्या भविष्य है, और फिर आपको बताया होगा कि ये बड़ा होकर के कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई राजनीति में जाएगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा। इस प्रकार से भविष्य बताने वाले पहले ज़्यादा होते थे, आजकल कम हो गए। तो जैसे जन्म हुआ, जन्म होते ही बुलाया गया एक व्यक्ति को और उससे कहा भी इसका भविष्य दे करके बताओ राव सिया का। तब कहते हैं कि राव सिया का भविष्य दे करके उस व्यक्ति ने कहा था कि ये जो राव सिया है ना, ये जो पुत्र जिसने जन्म लिया है, ये अपने बाप की हत्या करेगा। इसका बाप कौन? सेतराम। जब ऐसा सुनने को मिला सेतराम को, तो बताओ सेतराम के पे क्या बीतेगी। अच्छा, उसके कोई पुत्रों की कमी तो थी नहीं कि वो लाड प्यार करे, 51 है पहले ही। उसने क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया और उनको कहा भी इसकी हत्या कर दो ले जाकर के, नहीं तो ये मेरी कर देगा हत्या, सलटा देते हैं इसको, तो फिर मेरे को कोई डर नहीं रहेगा, ये सोच रहे सेतराम। उसने कहते हैं कि उस बालक को कुछ लोगों को सौंप दिया और कहा कि जंगल में मार करके फेंक देना इसको। वो लोग उसको मारने के लिए ले चले गए जंगल में। जा करके उन्होंने सोचा कि बेचारा छोटा सा बच्चा है, अभी 2 दिन का हुआ नहीं, इसको मार रहे हैं तो कितना पाप लगेगा। उनको दया आ गई उस बच्चे पे, और दया आने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से तो मारा नहीं जाएगा, इससे अच्छा कोई जंगली जानवर मार मूर के खा जाए तो अलग बात है। उन्होंने कहते हैं कि एक शेरनी की गुफा थी, उसके अंदर उसको फेंक दिया। और शेरनी की गुफा थी, उस शेरनी ने भी उसी दिन बच्चों को जन्म दिया था, छोटे छोटे। तो वो शेरनी सोच रही कि ये भी मेरा बच्चा है, तो वो शेरनी के बच्चों के साथ रह करके और उनके साथ ही बड़ा हुआ। ऐसा मानते हैं इतिहासकार, ये बताते हैं कि जो राव सिया है ना, जो भाटोर चारणों की कथाएं, उनमें बताया जाता है कि राव सिया भी जानवरों की तरह दोनों हाथ और दोनों पैरों से चला करता था, शेर की तरह, और शेर की भांति आवाज निकालता था। ऐसा क्योंकि जैसी संगति होगी ना, वैसा ही असर हो जाता है, वैसा वैसा होने लग जाता है इंसान, वैसा ढलने लग जाता है। तो उन्हीं की भांति आचरण करने लग गया था। बाद में कहते हैं कि जो पालीवाल ब्राह्मणों का मैंने जिक्र किया, एक बार वो जंगल में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि भाई एक तो शेर है, उनके साथ छोटे छोटे शेर के बच्चे, लेकिन एक इंसान है जो शेर की भांति है और वैसे जानवरों को मार मार के खा रहा है। उन्होंने जा करके सेतराम से कहा कि इस प्रकार से आपके एरिया में एक ऐसा मैटर हुआ है कि एक राजा, सॉरी एक शेर है और उसके साथ एक इंसान शेर की भांति चलता है और वैसी बातें करता है, लोगों को मार के खा रहा है, जानवरों को मार के खा जाता है। तब सेतराम ने कहा भी पता लगाओ कौन है। तब वो लोग जो वहां खड़े थे जिन्होंने उस बालक को फेंका था, वो बोले कि महाराज चाहे जो मर्जी करना, लेकिन एक सच बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बालक आपने मारने के लिए दिया था, उसे हम एक शेर के उसमें छोड़ आए थे गुफा के अंदर, और हमें लगता है कि वही बालक है ये जो बड़ा होकर के शेर की भांति और वैसा आचरण कर रहा है। फिर कहते हैं कि सेतराम ने इस बालक को वापस बुलाया, घर आ गया। ये घर आने के बाद वो जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा भी हमारे क्षेत्र में लूट मार ज्यादा हो रही है, तो थार तो गुनाई टाबर है महाराज, 100 ऊपर है, एक महीने दे दो। तो वो सेतराम बोले कि इनमें से जो ठीक लगे ले जाओ। तो पालीवाल ब्राह्मण बोले भी वही दो माने तो ये उन लुटेरों को तो ये सलटा सकता है, बाकियों की तो कहाँ हिम्मत, जो शेर की भांति दौड़ता है और शेर की भांति इनके काम है सारे। तब कहते हैं कि राव सिया को वो ले गए थे पालीवाल ब्राह्मण अपने साथ, और ले जा करके पाली के आसपास का कुछ क्षेत्र उसको दिया था, वहाँ का राजा बनाया था। बाद में इसने अपना एरिया जो है धीरे धीरे बढ़ा करके और पूरे मारवाड़ पे अपना शासन शुरू किया था। समझ आई बात आपको? तो ऐसे करके मारवाड़ में राठौड़ वंश की शुरुआत हुई थी। और भी बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताते हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे, तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले लिखें राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में। राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति, ये चाहो तो आप लिख लो, इंपॉर्टेंट बातें, अच्छी बातें हैं ये, अभी बाद में भी लिखनी पड़ेगी, इनको अब भी लिख सकते हैं आप। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पे आक्रमण किया था, एक तो किया था, बोलो, एक तो किया था 1191 और एक किया था 1100। इसको बोलते हैं तराइन का पहला युद्ध। ये है तराइन का सेकंड युद्ध, ठीक है। पहले में कौन जीत गया और दूसरे में कौन जीत गया, ये तो बाद की बातें जब पढ़ेंगे हम।
चौहान वंश तब बात करेंगे। अभी आपको लिखना है मुहणोत नैणसी के अनुसार। पहला ये नोट करो, चलो हाँ करो फिर। उधर से इंक देना मैडम, पड़ी है इंक देना उधर, उसमें पड़ी होगी वो दे खोल। और बामन बामन है हाँ? लिखो इसके बाद भाई, कर लिया नोट। टाबर बेटा खींचा, नींद गई तो बीच में 5-7 मिनट बाद जाग आती है, तब उनको लगता है कि ये क्या हो गया, राव सिया ने आक्रमण कर दिया। थोड़ी देर नए उठते तो हो सकता है आक्रमण के शिकार हो जाते। अभी से इतना आलस करने लगे आप ना, अभी तो गर्मियाँ पड़ेगी, खूब गर्मी होगी उस समय, और अंदर ठंडी हवा लगेगी, फिर नींद आएगी आपको, दोपहर का भोजन किया होगा, वो तो बाद की बातें हैं। आप अभी से ऐसे करने लगे तो कैसे बात करेंगे। चलो लिखो आगे मुहणोत नैणसी के बारे में हमने क्या हेडिंग डाली अभी, राठौड़ों की उत्पत्ति लिखनी है आपने। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में लिख रहे हैं तो पहला आप लिखिएगा मुहणोत नैणसी के बारे में। क्या लिखना है पहले, मुहणोत नैणसी। ध्यान देना, मुहणोत नैणसी का ग्रंथ कौन सा है तो बताएगा मुहणोत नैणसी ख्यात। ठीक है, कौन सी भाषा में है, डिंगल भाषा में ये। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी बता देता हूं, यह एक राजा आएंगे अभी, महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इनके दरबारी कवि थे, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। अबुल फजल का नाम सुना आपने? हाँ, मुहणोत नैणसी को अबुल फजल ने क्या कहा पता है? अबुल फजल ने कहा है क्या? गलत बोल दिया मैंने। मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा है। लिख लिया इतना। अब आपने लिखना है मुहणोत नैणसी प्लस, एक तो लिखो मुहणोत नैणसी प्लस एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। हाँ, पृथ्वीराज रासो प्लस जोधपुर राज्य ख्यात, प्लस क्या है,
जोधपुर राज्य ख्यात, ये जोधपुर राज्य ख्यात नहीं है, मानसिंह राजा आएंगे आगे, उनके समय में संकलित की गई थी। इनके अनुसार लिखो, इनके अनुसार राठौड़ कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज है। इनके अनुसार किनके वंशज है? कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल के वंशज है। लिख लिया? फिर लिखो, नोट कर लिया इतना क्या? अरे लिख लिया क्या? सारे बोलो जय माता दी। लिखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार लिखो। नहीं लिखा तो लिखो बेटा जल्दी। लिख लिया? लिखो आगे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखो। लिख लिया? के अनुसार राठौड़ बदायूं, बदायूं कहाँ है? बदायूं कहाँ है भाई? बदायूं से आए थे, लिख लो, 13वीं शताब्दी में। कहां से आए थे? बदायूं से आए थे। कब आए थे? तो 13वीं। राठौड़ राजवंश की शुरुआत कब की गई? तो 13वीं शताब्दी। प्रश्न बहुत बार आया पेपर में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगाना ना इसको। राठौड़ राजवंश की शुरुआत कब हुई थी? कौन सी शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में हुई थी। एक और बंदा है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा, वो कह रहे हैं राष्ट्रकूट वंशज है ये। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? राष्ट्रकूट वंशज बताते हो, दक्षिण भारत से, मतलब हाँ, कहते दक्षिण भारत से आए थे। कर्नल टोड क्या कहते हैं? कर्नल टोड को भूले बैठे ना, मारवाड़ में आए नहीं एक बार भी। कर्नल टोड का लिखो। कर्नल टोड तथा दयालदास ख्यात के अनुसार, एक तो दयालदास की ख्यात है उसके अनुसार, और एक कर्नल टोड, इन दोनों के अनुसार बता रहा हूं। तो लिखो, कर्नल टोड तथा दयालदास ख्यात के अनुसार राठौड़ क्या है? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी ब्राह्मण है। ये कौन बताता है? कर्नल टोड बताते हैं। लिख लो, दयालदास के अनुसार, ऐसे लिखो, दयालदास के अनुसार। दयालदास एक लंबी कहानी बताता है थोड़ी सी, वो भी लिखनी पड़ेगी अपने को। कर्नल टोड तो इतना बोल के चुप हो जाता है, बोला सूर्यवंशी है, लेकिन
दयालदास री ख्यात में क्या बोला गया, ये लास्ट ख्यात है, एक तो ब्रैकेट में लिख लेना। दयालदास री ख्यात है ना, ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है, इसके बाद कोई ख्यात लिखी नहीं गई थी, ये लिख लेना ब्रैकेट में एक तो। इसमें बताया गया कि भलराव की संतान दयालदास री ख्यात के अनुसार क्या है, एक तो बलालदेव है, वो अलग है। बलालदेव कौन था, कौन था रे, हैं? कटप्पा मूवी कौन सी आ गई, बाहुबली मूवी थी, कटप्पा मूवी थोड़ी थी। मैंने सोचा कोई नई लॉन्च होगी क्या, नहीं, ऐसे कंफ्यूज मत करो यार। बलराव की संतान जिसका रोटेश्वरी देवी के नाम पर, बलराव की संतान जिसका रोटेश्वरी देवी के नाम पर, रोटेश्वरी रोटियों की ईश्वर, रोटेश्वरी देवी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रठवर रखा। पुत्र का नाम क्या रखा, रठवर। यही आगे चलकर राठौड़ कहलाए। ठीक है, फिर लिखो, नोट कर लिया, इतना करो जल्दी, फिर जल्दी जल्दी चलो, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, देखो आप फिर भी ऐसे कर रहे हो, आनंद आ रहा है आपको, आपकी संख्या आधी होगी, यहां से पता चल रहा है। पढ़ने वाला बच्चा कहते गुरु जी नहीं पढ़ने थे, हो गए। लिखो एक और ग्रंथ, राज रत्नाकर ग्रंथ। अभी चाय की व्यवस्था करिए सभी विद्यार्थियों के लिए, आपको चाय पिलाएंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, तो अभी पे चाय पे आके खड़ा हो जाओ, सिलेक्शन किंग सिलेक्शन ना हो तो फिर ब्याह भी को नहीं हो, काला वड़ा है। एक तो जिंटा बता रहा क्या 3 जान का, और तन थोड़ी के तू क्यों बोले, मतलब तेरा बता रहा है, सॉरी पकड़ी गई, इसका मतलब सही है। लिखो ग्रंथ राज रत्नाकर, ग्रंथ लिखो राज रत्नाकर, तथा भाटों की पोथियों के अनुसार, तथा भाटों की पोथियों के अनुसार राठौड़ हिरण्याकश्यप की संतान है। राठौड़ किसकी संतान है, कौन था ये, हैं, कौन था ये, कटप्पा का भाई, किंग मामू, क्या बलाल रहा है, हिरण्याकश्यप सुना नहीं क्या नाम आपने, प्रहलाद के पिता थे क्या, ये तो पूछना चाह रहा हूँ, बता दिया करो ना, ये बताया क्या मेरे को, बलाल देव सुना। ठीक है भाई, एक इतिहासकार है जिसका नाम है हारनोली, सॉरी, इतिहासकार का नाम है हारनोली, के अनुसार, हारनोली के अनुसार राठौड़ गहेड़वाल नहीं थे। ये कहता है कि राठौड़ क्या नहीं थे, गहेड़वाल की स्पेलिंग आती है आपको, राठौड़ गहेड़वाल नहीं थे, ये कौन बताता है, हैं? आंखें सूझ रही है टाबरांगी, पट पट के बुरा हाल, काना के अंदर थारा रंग पड़े लाकड़ो है, मुंह ने रगड़ रगड़ के लाल कर लियो थे, इतो तो रंग ही लाल को नहीं दितो थे, रगड़ रगड़ के कर लियो उतारने वास्ते रंग खेले थे सभी, कल सभी खेले थे, क्यों नहीं खेले थे, आप तो खेले थे कल, रंग में हुए थे, मैंने देखा आपको, है मैडम ने रंगा नहीं आपको, थोड़ा सा लगाया था,
और क्या गुरु जी जिसी होली में खेला बिसी कोई कौन खेलो हैं? 2 दिन पढ़े तो बिल्कुल नहीं आप, मेरे को लग रहा है ऐसा है कोई जो 2 दिनों में पढ़ा हो। आप पढ़े थे? टच टच क्यों करो, कुछ तो है पढ़ने वाले, सारे आप जैसे थोड़ी हैं। मैंने आपको समझा के भेजा था कि त्योहार अपना तब भी आएगा जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा, आप मानने ही नहीं। लिखो भाई, पहला शासक लिखो राव सिंहा। पहला शासक लिखिए राव सिंहा। सबसे पहले तो इसका काल पता होना चाहिए, 1240 से 1273। राव सिंहा का काल क्या है? 1240 से 1200। क्या आप मुझे बता सकते हो इस समय मेवाड़ में राजा कौन है? किसो उदय सिंह, जेतर सिंह, बिना देखे बताए। वेरी गुड, शाबाश। 1213 से 1253 है ना? इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं आपके बीच में, तभी आपकी नैया पार लग रही है। फिर लिखो लिखो सर्वप्रथम पुष्कर के पास मुसलमानों को रहा था इसने। लिखो राजस्थान के अंदर जब आया तो क्या किया इसने, कौन कौन से तांडव किए थे इसने? लिखो सर्वप्रथम पुष्कर के पास किनको रहा था? यहीं से तो कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों को पता चला था मुसलमानों को जब इसने हराया ना, वहां ये मैंने बताया आपको कि पूरी चोड़ चोड़ में बैठा था, वहां 100 एक बंदे इसके साथ बैठे हैं। और कुछ लोग आए और इससे बातचीत करे थे, भी तू कहाँ से आया? तो ये बोला कि मैं आया हूँ वहां से, बहुत खतरनाक राजा हूँ मैं, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, लाखों की सेना है। बोला 100-200 मेरे बॉडीगार्ड साथ में घूमते हैं। ऐसे फेंक रहा था बड़ी बड़ी। तभी कहते हैं कि कुछ मुसलमानों ने उन लोगों पे आक्रमण कर दिया था वहां। तो थोड़े से लोग आए थे, 20-30 लोग थे। तब कहते हैं कि उन लोगों पे आक्रमण जिन पे किया गया था, उन्होंने इससे कहा कि राजा जी आप आए हुए हैं, आपके होते हमें काय का डर, आप सलटाओ इनको। तभी आगे पीछे हो रहा था पहले तो राव सिंह। फिर इसने सोचा अगर मैं अब कुछ नहीं करूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। फिर ये लड़ा था, लड़ करके फिर उन लोगों को जो आक्रमणकारी थे उनको भगा दिया था। और ये दृश्य खड़े खड़े कौन देख रहे थे? पालीवाल ब्राह्मण देख रहे थे। फिर उन्होंने इसको पकड़ लिया वहां से, बोले राजा जी आप तो हमारे साथ चलो बस। तो क्या हुआ देखो, लिखो आगे। इसका विवाह सोलंकी रानी पार्वती से हुआ था। इसका विवाह किससे हुआ? सोलंकी रानी पार्वती से। ये सोलंकी रानी जो है ना, पालीवाल ब्राह्मणों की राजकुमारी थी, ठीक है? पालीवाल ब्राह्मणों की पुत्री थी ये। इससे विवाह कर दिया। विवाह करके आसपास के कुछ गांव थे वो दहेज में दे दिए। ये सिर वहीं रह गया, बोला मैं तो घर ही रहूंगा। बाद में इसकी कहते हैं मृत्यु हो जाती है। एक शिलालेख है, बिट्ठू का शिलालेख। क्या नाम है उसका? बिट्ठू का शिलालेख। ये कहाँ है? तो पाली के अंदर है, ठीक है? कहाँ ये? पाली, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बिट्ठू का शिलालेख के अनुसार बोल दो, लिख लोगे क्या? 2-3 बातें बोल देता हूं, लिखो। बिट्ठू का शिलालेख पाली में के अनुसार मारवाड़ में सती होने वाली पहली महिला थी पार्वती। मारवाड़ में सती होने वाली पहली महिला कौन थी? पार्वती थी। मारवाड़ में सती होने वाली पहली महिला कौन थी? पार्वती। राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला कौन थी? 1900। बस फुसफुसाहट शुरू हो गई, अब आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। 1900
87 में। और कहां पे, सिक्कर, जगह भी बताई मैंने आपको। पर आप तो आप हो हैं। फिर लिखो, क्या लिखा आपने, सोलंकी रानी पार्वती से विवाह किया। बिट्टू का शिलालेख के अनुसार क्या है, पहली सती होने वाली मारवाड़ की महिला का क्या नाम था, लिख लो। राव सिया की छत्री भी बिट्टू में ही है। इसी बिट्टू के अंदर क्या है, सिया की छत्री है। राव सिया की छत्री बिट्टू, बिट्टू जगह कहां है, पाली के अंदर है। अब आपने मेन जो चीज है वो लिखनी है। अच्छा लिखो, इसने मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक तो लिखा ही नहीं आपने, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, लिखो। राव सिया को क्या कहा जाता है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है इसको। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, राव सिया को। मूल पुरुष भी कह सकते हैं, मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष बोल सकते हैं, इसको लिख लो। ये लिख लिया क्या, संस्थापक लिख लिया, बोल जो रे। मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक कहा जाता है। फिर लिखो, मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष, ऑब्लिक लगा करके लिखना, आदि पुरुष, मूल पुरुष और आदि पुरुष भी कहा जाता है। मारवाड़ में राठौड़ वंश का मूल पुरुष तथा आदि पुरुष भी किसे कहा जाता है, राव सिया को। इसने प्रारंभिक राजधानी बनाई थी खेड़ नामक स्थान को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना। हाँ, खेड़ बाड़मेर को इसने राजधानी बनाई थी भाई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मारवाड़ की पहली राजधानी है ये मारवाड़ की क्या है, पहली राजधानी, खेड़ बाड़मेर। मारवाड़ नहीं, मारवाड़ है। मारवाड़ की पहली राजधानी कौन सी, याद रखना कौन सी, कल पूछूंगा आपसे पक्का। ये लिखो, इसके पुत्र का नाम था आसनाथ। इसके पुत्र का क्या नाम था, आसनाथ। लोक देवता तो कौन ही हो, वो और है आसनाथ, आश्रम नहीं, आसनाथ। लिखो, राव सिया ने दोला चतरा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध, दोला चतरा का युद्ध। दोला चतरा का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध को लाख जंवर के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को लाख जंवर के नाम से भी जाना जाता है चूंकि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। आप कहो गुरुजी लिखा लिखा के आप हमें मारोगे, और उन्हें 1 लाख में 20-30 और जुड़ जाएंगे। फिर बताओ, ये बात समझ आ गई आपको, ये बात समझ आ गई। आपने राव सिया के बारे में खूब बातें लिखी है। इसका कोई सन फिक्स नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ लड़ा गया था ये भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसने लड़ा था इतना पता है, तो इसलिए हमने आपको इतना लिखा दिया है। अब राव सिया के बाद उसका पुत्र शासक बनेगा, जिसका क्या नाम होगा, हेडिंग डालो आसनाथ, हेडिंग डालिए आसनाथ। और आसनाथ हम पढ़ेंगे तब, जितना पढ़ाया याद हो जाएगा आपको,